तो दोस्तों, अब यहाँ हम बात करेंगे बिलियन की। देखिए, जो आपका एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस से हम थोड़े से अलग, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, परंतु पूरे टॉपिक कवर होंगे। तो आप सीक्वेंस नहीं मिलाएं, जिसे जब पढ़ना चाहिए हम तभी पढ़ेंगे। इसलिए अभी हम बात करेंगे पहले बिलियन की। तो बिलियन होता क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझना है, बिलियन का इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। तो बिलियन में दो चीजें होती हैं, बिले प्लस ब्लायक, यानी किसी भी बिलियन में ब्लायक में बिले मिलाया जाता है। मतलब क्या हुआ? ब्लायक प्लेटफॉर्म है और उस पर बिले आके बैठता है। मतलब जिसमें घोला जाता है वो बिलायक होता है और जो घोला जाता है वो बिले कहलाता है। बिले को इंग्लिश में सॉल्यूट बोलते हैं और बिलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूट, डिसॉल्वेंट, सॉल्वेंट, यानी बिले को बिलायक में घोला जाता है। जैसे पानी में शक्कर डाली, शरबत बना रहे, तो पानी हो गया बिलायक और शक्कर हो गई बिले। कुछ किताबों में ये परिभाषा दी गई है कि जो ज्यादा होता है वो बिलायक होता है और जो कम होता है वो बिले होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। पानी में शक्कर घोलें या शक्कर में पानी घोलें, बिलायक तो पानी ही रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? बिलायक जो है वो तनु होता है और बिले जो होता है वो सांद्र। सांद्र का मतलब गाढ़ा और तनु का मतलब पतला। हम यहाँ बिलायक को ए से प्रदर्शित करेंगे और बिले को बी से प्रदर्शित करेंगे। मतलब बी को ए में घोला जाता है, बी बिले है। अब याद रखेंगे आप, आगे हम ए और बी शब्द यूज करेंगे। बिलियन बनता कैसे है? देखिए, पानी में शक्कर घोलते हैं तो घुल जाती है, पानी में रेत घोलते हैं तो नहीं घुलती। हम पढ़ चुके हैं समांगी और बिस्मांगी। कुछ बिलियन समांगी होते हैं जिसमें बिले और बिलायक में अंतर करना मुश्किल होता है, परंतु कुछ बिलियन बिस्मांगी होते हैं जिसमें हम बिले और बिलायक को अलग अलग देख सकते हैं। तो समांगी और बिस्मांगी से अभी हमें कुछ ज़्यादा यहाँ पे लेना देना है नहीं। हम तो सबसे पहले ये समझें कि पानी में शक्कर क्यों घुल जाती है, पानी में रेत क्यों नहीं घुलती है। मतलब सीधी सी बात यह है कि हम तुम्हें बिलियन बनाना समझा रहे हैं यहाँ पे। देखो जरा, कोई भी पदार्थ रहता है, जब वो पदार्थ का रूप लेता है तो उसका उसी के अणुओं के साथ बंध बनता है, उसका उसी के परमाणुओं के साथ बंध बनता है। आपको मालूम है कि बंध परमाणु बनाते हैं और परमाणु से अणु बनते हैं, तो हम कहते हैं कि अणु बंध बना रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा विलायक जो है वो ए बंध ए है, ए बंध ए। मतलब कोई भी अपने साथ जब तक बंध नहीं बनाएगा जब तक पदार्थ का रूप नहीं आएगा। और जो बिले है वो बी बंध बी है। जब कोई बिलियन बनता है, बिलियन का निर्माण हम देख रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है? इसे बंध बोलते हैं, बंध, बॉन्ड, ये भी बंध है। तो सबसे पहले यहां पे क्या होता है? बंध वियोजन, यानी बंध टूटता है। कब? जब हम बिलियन बनाना चाह रहे हैं। दोनों के लिए यही बात है। तो ए और ए अलग हो जाएंगे, बी और बी अलग हो जाएंगे। बंध टूटा, ये बिलियन बनने की प्रोसेस है। और अब क्या होगा? अब यहां पे नए बंध बनेंगे। यहां पे हम क्या बोलेंगे? बंध निर्माण। बंध निर्माण हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे वो ए बंध बी और ए बंध बी बनेंगे और ये बन गया है बिलियन। ये कोई रासायनिक बंध नहीं होते हैं।
क्योंकि बिलियन मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, यहाँ कोई रासायनिक क्रिया कभी नहीं होती। तो ये बात आप ध्यान रखना कि किसी भी बिलियन के बनते समय कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती। तो जो बिलियन होता है वो मिश्रण होता है। बिलियन क्या होता है? मिश्रण। क्योंकि मिश्रण जब भी बनते हैं वो बिना रासायनिक क्रिया के किसी भी अनुपात में मिलने से बनते हैं। तो कोई सा भी बिलियन हो वो केवल मिश्रण होता है। तो ये बंध टूटने और जुड़ने की बात यहाँ पे की जा रही है, ये रासायनिक बंध नहीं है। किसी भी बिलियन में ए अपने गुणधर्म प्रदर्शित करेगा और बी अपने गुणधर्म प्रदर्शित करेगा। यानी पानी में शक्कर घोलेंगे, शरबत बनाएंगे तो पानी के भी गुण मिलेंगे और शक्कर के भी मिलेंगे, मीठा पानी लगेगा हमें। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपने समझी वो क्या थी कि बिलियन मिश्रण होता है और ये दुर्बल वांडरवाल बंध होते हैं। वांडरवाल एक जो जितने भी क्या बोलेंगे, बीक का मतलब होता है कम ताकत वाले, कम स्ट्रेंथ वाले, कम शक्ति वाले, दुर्बल जितने भी दुर्बल बंध होते हैं उन सबको वांडरवाल बंध कहा जाता है। तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, दुर्बल बंध मतलब वांडरवाल बंध। हिंदी में बंडरवाल भी लिखा हुआ है ना, परंतु उसे सही उच्चारण वांडरवाल है। ओके, तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि जब बिलियन बनता है तो विलायक में विलेय को घोला जाता है, विलायक तनु होता है और विलेय सांद्र होता है। अब हमारे पास बिलियन बनना भी हमने देखा, और समझा। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो महत्वपूर्ण बात ये है, वो ये है कि बिलियन की सांद्रता किस पे निर्भर करती है। क्योंकि बिलियन दो तरह के होते हैं, एक बिलियन होता है तनु बिलियन और दूसरे तरीके का जो बिलियन होता है वो सांद्र बिलियन होता है। तनु बिलियन का मतलब है, एक बार में समझेंगे, तनु बिलियन का मतलब है विलायक ज्यादा और विलेय कम। तो कोई भी तनु बिलियन में विलायक ज्यादा होता है और विलेय कम होता है। जबकि सांद्र बिलियन में क्या होता है? सांद्र बिलियन में विलायक जो होता है वो कम होता है और विलेय ज्यादा होता है। तो सिंपल सी बात है, एक साधारण सी बात है, किसी भी बिलियन में विलेय की मात्रा उसकी सांद्रता और तनुता को निर्धारित करती है विथ रिस्पेक्ट टू विलायक। यानी कितने विलायक में घुला है ये मायने रखता है। हमने आपसे बोल दिया कि यार उसमें तो 100 क्विंटल शक्कर घोली है, तो आप बोलोगे 100 क्विंटल शक्कर यानी कि बहुत ज्यादा शक्कर घोली है, तो वो सांद्र बिलियन बनेगा। आप गलत हैं। वो शक्कर हमने गंगा नदी में घोली थी। क्या 100 क्विंटल शक्कर यदि हम गंगा नदी में घोल देंगे तो पूरी गंगा नदी का जल मीठा हो जाएगा? नहीं होगा, तनु बिलियन बनेगा। तो किसी भी बिलियन की सांद्रता बताने के लिए हमें विलेय की मात्रा के साथ साथ विलायक की मात्रा भी पता होना चाहिए कि वो विलेय कितने विलायक में घुला है, क्योंकि दोनों से होता है। विलायक कम और विलेय ज्यादा होने का मतलब सांद्र बिलियन होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब दूसरे एक और क्लासिफिकेशन होता है, एक और वर्गीकरण होता है, उसमें 3 तरह के बिलियन होते हैं। पहला बिलियन होता है असंतृप्त बिलियन, दूसरा होता है संतृप्त बिलियन और तीसरा जो होता है वो अति संतृप्त बिलियन होता है। संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। अब ये क्या होते हैं? ये ऐसे बिलियन होते हैं जिसमें आसानी से और विलेय घोला जा सकता है, मतलब असंतृप्त हैं, वो संतुष्ट नहीं हैं। तो इसमें क्या होता है? आसानी से और अधिक
विलेय घोला जा सकता है। ये हो गए आपके असंतृप्त विलयन, घोला जा सकता है। मतलब विलेय कम होता है, आप चाहो तो और घोल दो तो घुल जाएगा। तो ये है असंतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन, इसका मतलब ये होता है कि सामान्य अवस्था में इसमें और अधिक विलेय, इसमें और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता, और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता। परंतु यहां ध्यान रखना, सामान्य अवस्था बोली गई है। यदि अवस्था बदले तो और विलेय घोल सकते हैं। सामान्य तापदाब पे हम इसमें अब और विलेय नहीं घोलेंगे, हम बोलेंगे सेटिस्फाई है, संतुष्ट है। हम एक बात बताएं कि आप दिन भर में 1 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं। हमने बोला नहीं नहीं भैया ये तो गलत बात है, आपको कम से कम 4 घंटे पढ़ना चाहिए। आपने 4 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया। हमने कहा यार ये भी कम पड़ेगा यार, कुछ अच्छा परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा पास करना है तो थोड़ी सी पढ़ाई और ज़्यादा बढ़ाओ यार। तो आपने कहा हम 6 घंटे पढ़ सकते हैं। आपने 6 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया। जो 1 घंटे पढ़ रहे थे तो असंतृप्त थे, जो 4 घंटे पढ़ रहे थे वो भी असंतृप्त थे। अब 6 घंटे जो कि आपकी अधिकतम क्षमता है, आपने कहा कि हम 6 घंटे पढ़ लेंगे, अब इससे ज़्यादा नहीं, मतलब आप संतृप्त में हो गए अब कि 6 घंटे से ज़्यादा नहीं। हम एक रिवॉल्वर लेके आ गए, हमने कहा आई विल शूट यू, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम्हें 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। तुम डर गए, परिस्थितियां बदली तो तुमने 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया। ये तुम्हारी कैपेसिटी का सबसे ज्यादा पढ़ाई का समय था। हम फिर आ गए, हम कहा नहीं नहीं तुम्हें तो 8 घंटे से भी ज्यादा पढ़ना था, नहीं तो हम गोली मार देंगे। तो पता है फिर क्या, सर आप गोली मार दो, अब तो बस की नहीं है, तो कैपेसिटी नहीं है। वो कंडीशन आ गई कि अब 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। सामान्य अवस्था में 6 घंटे पढ़ रहे थे, जब आप पे प्रेशर अप्लाई किया तो आप 8 घंटे पढ़ने लगे। ये अति संतृप्त हो गए हो आप, क्योंकि अब आपको कुछ भी कर दें आप इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। मतलब यहां पे होता है किसी भी अवस्था में और विलेय नहीं घोला जा सकता। कुछ भी कर लो आप, वो अति संतृप्त हो गया, अब वो अपने में और विलेय नहीं घुलने देगा। तो असंतृप्त में और घोला जा सकता है, संतृप्त में सामान्य अवस्था में और नहीं घोला जा सकता। सामान्य अवस्था में आप 6 घंटे पढ़ रहे थे, आपसे बोला थोड़ा और पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो, नहीं सर 6 घंटे बहुत हैं, 6 घंटे बहुत हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये संतृप्त हो गए थे आप। परंतु जब आपको आपके सिर पे रिवॉल्वर लगा दी तो आप 8 घंटे पढ़ने लगे। फिर आ गए, हमने कहा नहीं हम तो गोली मारेंगे, 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ो। फिर बोले सर कि अब इससे ज़्यादा कैपेसिटी हमारी नहीं है, अब हम इससे ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकते। तो आप अति संतृप्त हो गए। अति संतृप्त विलयन में किसी भी अवस्था में और विलेय नहीं घोला जा सकता। असंतृप्त विलयन में सामान्य अवस्था में और विलेय घोला जा सकता है, और संतृप्त में सामान्य अवस्था में और विलेय नहीं घोला जा सकता। परंतु परिस्थितियां बदलें, ताप दाब आयतन वगैरह वगैरह कुछ भी बदले तो हम थोड़ा और विलेय घोल सकते हैं। और जो अधिकतम विलेय हो जाता है, अधिकतम, ये अधिक विलेय और ये अधिकतम विलेय होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये विलयन के वर्गीकरण थे, 2 तरह के, तनु और सांद्र, और ये 3 हो गए, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। तो अब हम विलयन से पूरी तरीके से परिचित हो गए हैं। अब हम विलयन को जानने लगे हैं कि ये विलयन है क्या। और बड़े तब मजे में। क्या स्टाइल मार रहा है सुबह सुबह? अरे मैं प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ, तू चल रहा है? प्रॉपर्टी और तू रहने दे,
क्यों फेंक रहा है? जेब में 10 रुपए तो है ना तेरे पास। बड़े, मेरे पास 10 रुपए हैं और अपन दोनों के लिए प्रॉपर्टी आ जाएगी। छोटे पागल हो गया क्या? प्रॉपर्टी कितनी महंगी होती है, तेरे को पता है ना। अरे तू मेरे साथ आगे नाके तक तो चल, तेरे को मस्त प्रॉपर्टी दिलाता हूँ। ये नाके पे वहाँ तो चाय वाला है। हाँ बड़े, वहीं तो मिलेगी मस्त प्रॉपर्टी। अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने वाले मात्रक। हमें यहाँ पे बात करनी है किसकी? हमें बात करनी है बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने वाले मात्रक। हम सांद्रण समझ चुके हैं। सांद्रण का मतलब होता है विलेय की मात्रा विलायक के तुलना में। यानी हम यहाँ पे सांद्रण की परिभाषा भी लिख दें। सांद्रण बताने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे होती है विलेय की मात्रा विथ रिस्पेक्ट टू विलायक। विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब समझ लें, यानी विलायक से तुलना करते हैं हम। विलेय की मात्रा विलायक के संदर्भ में, यानी विलायक के साथ विलेय की मात्रा बतानी पड़ेगी, अकेले की नहीं बता सकते। तो हमारे पास पहला मात्रक है प्रतिशत। प्रतिशतता भी बोल देते हैं, परसेंटेज। प्रतिशतता का मतलब होता है कि बिलियन के 100 भागों में विलेय की मात्रा। यानी प्रतिशतता को यदि हम डिफाइन करें तो बिलियन के 100 भागों में विलेय की मात्रा। यानी प्रतिशतता यदि हमें देनी है तो यहां पे हम लिखते हैं विलेय की मात्रा अपान बिलियन की मात्रा गुणा 100। विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुणा 100। मात्रा शब्द हमने उपयोग किया है। ये मात्रा क्या हो सकती है? ये मात्रा द्रव्यमान हो सकती है, ये मात्रा आयतन भी हो सकती है। इसका द्रव्यमान इसका आयतन भी ले सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? भार आयतन। यानी एक का ऊपर वाले का हमने क्या ले लिया? भार, द्रव्यमान, और नीचे वाले का हमने क्या ले लिया? आयतन। तो पता है इसे क्या लिखते हैं? WV परसेंटेज। भार और आयतन ऐसा बोलते हैं, हिंदी में कुछ नहीं लिखते इसे। तो प्रतिशतता एक सिंपल सी चीज है, ये हमें बिलियन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं देती है। आप बोलोगे सर प्रतिशतता तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये तो हमें सबसे विशेष जानकारी देती है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं? सुनो, हम ये क्यों कह रहे हैं। आपको प्रतिशतता के आधार पे किसी भी बिलियन की आप बिल्कुल सही जानकारी नहीं दे पाते हो। क्यों? कैसे? हम तुम्हें अपने ऊपर घटी हुई एक घटना बताते हैं। सिंपल सी चीजें 2 मिनट में सुनना और हमेशा के लिए समझना कि हम जो शक्कर लेके आते हैं मार्केट से, वो 55 से 60 रुपए किलो होती है, जबकि सामान्य शक्कर दुकानों पे जाओ तो 40 रुपए किलो भी मिल जाती है। तो हमारे एक रिलेटिव जो शुगर मिल में ही काम करते हैं, उनने पूछा कि आप क्या भाव शक्कर लाते हो? हमने कहा यार 55 से 60 लाते हैं। बोले आप तो बेवकूफ़ बनते हो यार, शक्कर 35-40 रुपए किलो है, आप इतनी महंगी क्यों लेके आते हो? तो हमने कहा सर बेवकूफ़ तो आप नहीं बोल सकते। मैंने कहा हम बता सकते हैं, आप कब आ रहे हो भोपाल? तो बोले हम आ रहे हैं, शक्कर लेके आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप शक्कर लेके आओ।
हमने वो शक्कर, हमारी शक्कर से 1 चम्मच डाल के चाय बनाई, फिर उनकी शक्कर को 1 चम्मच डाल के चाय बनाई और दोनों कप चाय बराबर मात्रा की थी, उन्हें दी। मैंने कहा पीजिए। उनने उनके शक्कर वाली चाय पी, वो फीकी लगी। बोले शक्कर थोड़ी कम डाली आपने इसमें। हम कुछ नहीं बोले, हंसते रहे। जब हमने अपनी शक्कर वाली चाय उन्हें दी, हम कहा ये पी। बोले ये ठीक है। अब आप समझना, शक्कर का परसेंटेज दोनों में बिल्कुल बराबर था। शक्कर का परसेंटेज दोनों में बिल्कुल बराबर था, परंतु दोनों में मिठास अलग अलग थी। तो परसेंटेज से हम बता नहीं सकते थे कि शक्कर, तो हम बताते हैं जो हम शक्कर लेके आते हैं वो महंगी इसलिए होती है कि उसमें प्योर शक्कर होती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, शुद्धता ज़्यादा होती है। वो 1 चम्मच में 1 कप बहुत मीठी हो जाती है। जो मार्केट की शक्कर है उसे 1.5 चम्मच डालना पड़ता है। तो बताओ ना यार, हम महंगी शक्कर नहीं लाए ना। और एक बात और, दूसरा एग्जाम्पल भी सुनो कि एक स्कूल ऐसा है जहाँ पे नकल होती है, एक स्कूल ऐसा है जो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो नकल वाले स्कूल के 80% वाला बच्चा और स्ट्रिक्ट स्कूल का 70% वाला बच्चा, 70 वाले में ज़्यादा नॉलेज होती है, वो तो 80% नकल करके ले आया। इसलिए प्रतिशतता जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं होती है। तो फिर हम बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने वाले दूसरे मात्रक पढ़ते हैं और उसे हम सांद्रता नहीं बोलते, सांद्रण व्यक्त करने वाले मात्रक नहीं बोलते। नंबर मत देखना यहाँ पे, हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, इसे शब्द लिखते हैं बिलियन की शक्ति। अब सही शक्ति पता लगेगी हमें। है तो सांद्रण करने वाले, सांद्रण को व्यक्त करने वाले मात्रक ही, परंतु ये बिलियन की शक्ति बताते हैं। ये बता देंगे कि वो 1 चम्मच में मीठी हो जाएगी और वो 1.5 चम्मच डालना पड़ेगा, इससे पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा? तो इसमें बिलियन की शक्ति में हम 3 चीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम मोलरता, नंबर फर्स्ट, पहली शक्ति, और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोललता। तो ला के बोल दो मोलरता को, मोललता, इसे स्मॉल M से प्रदर्शित करते हैं। फिर तीसरी चीज जो हम यहाँ पढ़ेंगे नॉर्मलता, इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ये 3 शक्ति बता देते हैं, वास्तविक शक्ति बता देते हैं, क्योंकि सब में मोल्स यूज करते हैं। मोल्स मतलब ओरिजिनल, शक्कर में शक्कर के कण कितने हैं, अणु कितने हैं, वो बताएंगे। ये अशुद्धि की बात यहाँ नहीं होगी। और 2 चीजें और पढ़ेंगे, मतलब 2 चीज नहीं, एक ही चीज पढ़ेंगे। उसे शक्ति तो नहीं बोल सकते, उसे हम बोलते हैं मोल प्रभाज। ये हमारे बहुत काम का है क्या? ये जब हम पढ़ेंगे तब हम इसे समझ लेंगे। अभी तो हम शुरुआत करते हैं मोलरता से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोलरता, और जो भी पढ़ेंगे उसका फार्मूला हम वहां लिखते भी जाएंगे, आपको समझ में आएगा अंतर इनका। तो मोलरता, अब वो कहते हैं कि सर मोलरता की इकाई क्या है? तो सबसे पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि मोलरता तो खुद ही इकाई है, समझ गए? फिर भी हम मोल प्रति लीटर बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं हम ये बताते हैं। सबसे पहले मोलरता समझो। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रति लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या, ये होती है विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या, इसका फार्मूला आ जाता है विलेय के मोल
मोल को एन से प्रदर्शित करते हैं, विलेय को बी से प्रदर्शित करते हैं, एन बी लिखते हैं। हाँ, विलेय के मोल अपान बिलियन का लीटर में आयतन, इसे V लिख देते हैं। परंतु एक बात बताओ, केमिस्ट्री में, रसायन की प्रयोगशाला में क्या तुम बड़े बड़े कंटेनर में प्रयोग करते हो? नहीं करते हो ना। छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब में होते हैं, तो उसमें क्या 1 लीटर बन सकता है? तो फिर अपन ये इकाई बदलें, है ना, इकाई बदलें, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन, और आयतन हम काय में ले लेते हैं? मिलीलीटर में, तो इसका 1000 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि लीटर बटे 1000 बराबर मिलीलीटर, तो ये बटे वाला ऊपर पहुंच जाएगा। यानी हमारे पास पहला फार्मूला आया, जगह जगह इस तरफ है अपने पास जगह। पहला जो फार्मूला आया अपन यहाँ लिखते हैं मोलरता का, वो आया एन बी अपान भी काय में है, मिलीलीटर में है, इंटू 1000। हम ये फार्मूला हमेशा यूज करेंगे। और ये आपकी क्या आ गई? ये आपकी आ गई मोलरता। पहली चीज हमने पढ़ ली। तो मोलरता में तुलना किसकी होती है? बिलियन से विलेय के मोलों की तुलना होती है, इसलिए शक्ति बताते हैं। शक्ति प्रदर्शित करने वाले मात्रक होते हैं। अब हम दूसरी चीज जो पढ़ेंगे यहाँ पे, वो है मोललता। अब आप समझना कि मोललता और मोलरता में क्या अंतर है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मोललता की। मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब समझना, यहाँ पे आएगा प्रति किलोग्राम विलायक में, बिलियन नहीं है, विलायक है, प्रति किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। बस मतलब यदि हमें मोललता लेना है, स्मॉल m लिखेंगे हम, तो ऊपर तो विलेय के मोल आ ही जाएंगे, जो कि मोलरता में भी आए हैं। विलेय के मोल, इसे हम NB लिखते हैं, और यहाँ पे आता है विलायक का द्रव्यमान, और ये काय में आ रहा है? किलोग्राम में। फिर वही बात आती है, क्या हम किलोग्राम केमिस्ट्री लैब में यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर हमें किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो हम यही फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, और जब ग्राम में बदलेंगे तो गुणा 1000 हो ही जाएगा, है ना। किलोग्राम बटे 1000 बराबर ग्राम हो जाता है, तो बटे में लिखेंगे तो ऊपर चले जाएंगे। तो विलेय के मोल NB, हम दूसरा फार्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू NB अपान WA, विलायक का द्रव्यमान, और ये काय में है? ग्राम में है, इंटू 1000। अब जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो बात आपको समझनी चाहिए। वो बात बहुत जरूरी है कि आपसे किसी ने कहा, ये पेपर में आने वाली बात कर रहे हैं आपके, आपसे किसी ने कहा कि हमें किसी बिलियन की बहुत शुद्ध शक्ति चाहिए, बिल्कुल शुद्धतम शक्ति चाहिए, तो आप उसे मोलरता में दोगे कि मोललता में दोगे? आप मोलरता बताओगे कि मोललता बताओगे? तो यहां आंसर है कि अति शुद्ध जो माप होती है, किसकी? शक्ति बोल देते हैं ना, शक्ति, वो होती है मोललता। अब क्वेश्चन ये है, क्यों भाई? देखो अब
जो कैपिटल एम होता है ना, उसमें विलेय के मोल आते हैं, विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन। वो किस यूनिट यूनिट अभी बात नहीं कर रहे हैं। अब तुम देखना, ऊपर भी विलेय के मोल आ गए और नीचे पूरा बिलियन आ रहा है, तो बिलियन में भी तो विलेय है, यानी विलेय ऊपर भी आ गया और नीचे भी आ गया। तो ये सही अनुपात तो नहीं है, विलेय दो दो बार आ गया, क्योंकि बिलियन में भी तो विलेय प्लस विलायक होता है, इसलिए ये शुद्ध अनुपात नहीं है, नो शुद्ध अनुपात। परंतु ये शुद्ध अनुपात है, ऊपर शुद्ध विलेय है और नीचे शुद्ध विलायक है। इसलिए कोई आपसे बोले कि आपको बहुत सही शक्ति निकालना है, तो फिर आप कह देना कि हम मोललता की बात करेंगे। दूसरी बात, और भी कारण है, और भी कारण है। मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। जी हां, क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ताप आयतन को तो परिवर्तित कर देता है, परंतु द्रव्यमान को ताप का बाप भी परिवर्तित नहीं कर सकता। हमारी बात ध्यान से सुनना और समझना। क्यों? इसमें विलेय के मोल हैं, मोल भी ताप से प्रभावित नहीं होते, द्रव्यमान भी ताप से प्रभावित नहीं होता, यानी मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती। जबकि मोलरता, ये विलेय के मोल है, नीचे आयतन है, ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, ताप बढ़ेंगे तो मोलरता का मान बदल जाएगा, मोललता का मान नहीं बदलेगा। तुतला के बोल रहे हैं ना, मोललता, मोलरता। तो ताप बढ़ा देते हैं तो मोललता प्रभावित नहीं होती, जबकि मोलरता अलग मान दे देगी तो हम ऐसी चीज को ज्यादा उपयोग में नहीं लाएंगे। समझे हमारी बात? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आपने मोलरता और मोललता दोनों बहुत अच्छे से समझी। अब तीसरी चीज पढ़ रहे हैं, नॉर्मलता। अब आपको एक यहाँ पे थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होगी कि सर नॉर्मलता तो हमारे इस चैप्टर में दी नहीं है, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज दिया है, प्रसवता भी दी है। नॉर्मलता आपकी केमिस्ट्री में बहुत जगह आई है, बहुत जगह आई है, तो नॉर्मलता तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। वो है केमिस्ट्री में, परंतु आगे वाले किसी चैप्टर में है, इसलिए हम चूंकि ये पढ़ रहे हैं तो इसी की सीरीज में है नॉर्मलता, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। तो अब हम बात करेंगे नॉर्मलता की। तीसरी शक्ति और सबसे वीआईपी, क्योंकि प्रयोगशाला में टाइट्रेशन होता, अनुमापन होता है, अनुमापन में हमें जरूरत पड़ती है नॉर्मलता की। अच्छा, नॉर्मलता मोलरता से रिलेटेड है तो हम करेंगे उसे रिलेटेड। आप सबसे पहले तो नॉर्मलता समझिए कि ये नॉर्म, और ये सोच के नहीं पढ़ेंगे, नॉर्मलता कैपिटल एन से प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते नहीं, प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो नॉर्मलता, उन्होंने बोला प्रति लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। जी हां, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अरे यार, ये तो कुछ अलग चीज हो गई सर, ये ग्राम तुल्यांक, इसे ऐसे लिखते हैं GEQ, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांकों की संख्या की। क्या मोहल्ले वाले लिखेंगे? हम ही लिखेंगे। तो जो नॉर्मलता होती है उसका फार्मूला हो गया विलेय के ग्राम तुल्यांक, इसे भी मिलीलीटर बदल दो तो हम नीचे लिख दे रहे हैं n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बिलियन का आयतन, और वो भी आयतन काय में, मिलीलीटर में, तो ऊपर काय का गुणा हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा। अब आपको सबको लग रहा होगा कि ये क्या है, ग्राम तुल्यांक क्या, मोल तो निकालना आता है, मोल का फार्मूला आपको पता है। मोल कैसे निकालोगे? जैसे कि हम इसके ऊपर लिखते हैं मोल, मोल मतलब n, दिया गया भार बटे अणुभार या परमाणु भार,
दिया गया भार बटे अणुभार या परमाणु भार, ऐसे मोल निकालते हैं कि जो उन्होंने दिया है द्रव्यमान उसके बटे उसका परमाणविक या आणविक द्रव्यमान। तो मोल तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये ग्राम तुल्यांक क्या हैं, तो चलिए आगे समझते हैं ग्राम तुल्यांक, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये जो ग्राम तुल्यांक है वो एक मोल जैसी ही इकाई होती है जिससे हम मापन करते हैं, परंतु ये मोल नहीं होता। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा फार्मूला है इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। तो n यानी कि नॉर्मलता बराबर होती है विलेय के ग्राम तुल्यांक, यानी जो विलेय है उसके हम लिखेंगे ग्राम तुल्यांक, जी क्यों लिखते हैं, बटे विलयन का आयतन, मतलब भी लिख दिया और ये ml में लिख दिया। अब यहाँ पर हमें ग्राम तुल्यांक निकालना है। तो ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए पहले हम तुल्यांक की भार निकालते हैं, फिर ग्राम तुल्यांक आता है। तो चलिए हम यहाँ पे पता करते हैं कि कैसे निकालते हैं तुल्यांक की भार। तो अभी हम ग्राम तुल्यांक नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम निकाल रहे हैं तुल्यांक की भार। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं तुल्यांक की भार। इसे EQ से डिनोट करते हैं, कभी कभी कैपिटल E से भी डिनोट कर देते हैं। तुल्यांक की भार को स्मॉल EQ या कभी कभी कैपिटल E से। हम फिर से आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम ग्राम तुल्यांक नहीं निकाल रहे, यहाँ पे हम तुल्यांक की भार निकाल रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे तत्व का तुल्यांकी भार। सबका अलग अलग निकलता है, ये तत्व का निकल रहा है, तत्व का तुल्यांकी भार। तो कोई भी तत्व है तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं तत्व का परमाणु भार बटे तत्व का ग्राम तुल्यांक की भार यदि हमें निकालना है तो सबसे पहले लिखते हैं तत्व का परमाणु भार और बटे तत्व की संयोजकता। चलो इसे निकाल के देखते हैं अपन। जैसे हमें ऑक्सीजन का निकालना है तो तत्व का परमाणु भार हम निकालेंगे, हमें ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार निकालना है। परमाणु भार कितना होता है 16 और इसकी संयोजकता है 2, तो ये हो जाएगा 8। तो ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार हो गया 8। यदि हम सोडियम का निकालते तो EQ, तो इसका परमाणु भार होता है 23 और संयोजकता 1 होती है तो 23 ही होता। मतलब तुल्यांकी भार संयोजकता पर निर्भर करता है। तो हमने यहाँ पे तत्व का तुल्यांकी भार निकाला। ओके, अब हम किसी यौगिक का तुल्यांकी भार निकालें, है ना। ये है यौगिक का तुल्यांकी भार बराबर तत्व की संयोजकता, क्योंकि तत्वों से मिलके बनता है संयोजकता। तो यहाँ पे हम यौगिक शब्द यूज नहीं करके लवण बोल देते हैं। ये लवण का तुल्यांकी भार हुआ, है ना। तो यौगिक का अणुभार, जैसे अब हमें निकालना है NaCl का, हम ये मिटा देंगे। जैसे NaCl है, एक बात ध्यान रखना, कोई भी यौगिक लिखा है तो जो पहला भाग होता है वो धनावेशित होता है, दूसरा भाग ऋणावेशित होता है। तो इसका निकालेंगे तो सबसे पहले NaCl का परमाणु अणुभार लिखेंगे। तो Na हो गया 23, Cl हो गया 35.5 बटे Na की संयोजकता, धनावेशित पहला वाला तो इसकी संयोजकता तो एक ही होती है, तो इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 8, 2, 5 और ये 0.5, ये इसका तुल्यांकी भार हो गया। NaCl का निकाला हमने, है ना। अब एक और निकालते हैं, एक और न्यूमेरिकल AlCl3 का निकालें।
तो Al का होता है 27, Cl का 35.5 इंटू 3, 3 है ना, तो ये इनका अणुभार हो गया। संयोजकता एल्युमिनियम की आएगी और दोस्तों एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है। जब आप आवर्त सारणी तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो ये संयोजकता बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है। तो सॉल्व करें इसे तो ये हो जाएगा 9 + 35.5, पता दोनों में से 3 कॉमन लेके काट दिया है, तो ये हो जाएगा 44.5। हम ये गणना करने की ये विधि आपको समझाएंगे। ये वैदिक गणित होता है, उससे ये गणना की जा सकती है। तो एक बात समझ में आ गई कि लवण का तुल्यांकी भार निकालना है तो उस लवण का अणुभार लिखते हैं और धनावेशित तत्व की संयोजकता लिखी जाती है। ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए, हमारे पास ये दूसरा तुल्यांकी भार हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तीसरी बात, अब हम निकाल रहे हैं अम्ल का तुल्यांकी भार। हम फिर से बोल रहे हैं कि ये तुल्यांकी भार निकल रहा है, ग्राम तुल्यांकी नहीं है, अम्ल का तुल्यांकी भार। तो यहां लिखते हैं अम्ल का अणुभार, तो वो तो हम हमेशा लिखते हैं, आणविक भार भी बोलते हैं, बटे अम्ल की क्षारकता। ये तो नया शब्द हो गया, अम्ल की क्षारकता। तो सबसे पहले तो हमें अम्ल की क्षारकता समझनी पड़ेगी कि क्षारकता क्या होती है। तो किसी भी अम्ल में जितने H+ आयन होते हैं जो कि आसानी से निकाले जा सकें, तो उसे अम्ल की क्षारकता कहते हैं। मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, किसी अम्ल में H+ आयनों की संख्या। अच्छा, H+ आयन वो कौन से होते हैं जो निकाले जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं मतलब क्रिया में भाग लेते हैं, जो निकाले जा सकते हैं ही अम्ल की क्षारकता कहलाती है। देखो अब आप, अम्ल की क्षारकता कहलाती है। हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे HCl ये अम्ल है। जब आप रासायनिक साम्य पढ़ेंगे तो अम्ल और क्षार भी आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे, हालांकि 10वीं में आप पहले पढ़ चुके हैं उसे। HCl अम्ल है, कितने H+ आयन है, तो इसकी जो क्षारकता है ना, वो क्षारकता है 1, क्योंकि एक ही H+ आयन है। अब आप देखो H2SO4 में देखो कितनी है, तो इसकी क्षारकता जो है वो क्या है, वो है 2, क्योंकि इसमें 2 H+ आयन है। तो हमारी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किसी भी अम्ल में वो H+ आयन, ये H+ आयन ही होते हैं, चूंकि ये माइनस है इसलिए इसे प्लस नहीं लिखते, उदासीन हो जाता है यौगिक। अम्ल हो, क्षार हो, लवण हो, कुछ भी हो, यौगिक उदासीन होता है। तो HCl, हम फिर से बोला, यहाँ यौगिक का मतलब केवल लवण होता है, या अम्ल और क्षार नहीं होते हैं, ध्यान रखना आप, क्योंकि अम्ल और क्षारों को भी यौगिक कह देते हैं, इसलिए ये लवण है। यहाँ पे भी हम लवण लिख देते हैं। लवण कब बनते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। हाँ, तो देखिए हम H2SO4 की क्षारकता समझ गए। अब हम निकालें H2SO4 का तुल्यांकी भार। तो कैसे निकलेगा, हम निकाल रहे हैं H2SO4 का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट मास। H2SO4 का हम बहुत बार आणविक भार द्रव्यमान निकाल चुके हैं, वो 98 होता है और इसमें 2 हैं, इसकी क्षारकता 2 होती है, तो 2 चुक्को 8, 2 नम 18, इसका एक ग्राम, इसका तुल्यांकी भार 49 होता है। परंतु देखो, यदि हम HCl का निकाल रहे हैं तो H का 1, Cl का 35.5, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, और एक ही H है तो बटे जो उसका आणविक द्रव्यमान है वो ही उसका तुल्यांकी भार हो जाता है। ये आपने अम्ल की बात कर दी। अब हम तीसरी चीज, अच्छा ये तुल्यांकी भार अभी आपको NCERT की बुक में नहीं मिलेंगे, परंतु पूरी केमिस्ट्री में इनका बहुत उपयोग है।
तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। मतलब ये आप गलतफहमी नहीं पालें कि हम ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पढ़ें, वहाँ तो आते ही हैं, परंतु ये तो आपके कोर्स के लिए भी है। अब हम अगली चीज करते हैं, वो है क्षार का तुल्यांकी भार। क्षार का तुल्यांकी भार बराबर, यहां पे हो जाएगा क्षार का आणविक द्रव्यमान, इस बार आणविक लिख देते हैं, आणविक द्रव्यमान बटे क्षार की अम्लता। अब ये अम्लता, फिर नया शब्द आ गया। तो अम्ल की विशेषता क्या होती है? अम्ल होते क्या हैं? जिनके पास H+ आयन होते हैं वो अम्ल होते हैं, और जिनके पास OH- आयन होते हैं वो क्षार होते हैं। ये 99% अम्ल और क्षार की परिभाषा, 1% की अलग भी आती है, तो वो आप सामने में पढ़ेंगे। तो एक और बात, अम्ल की क्षारकता होती है और क्षार की अम्लता होती है। तो अम्ल की विशेषता ये है, अम्ल का हथियार H+ आयन होता है जो किसी भी क्षार को मारता है, और क्षार का जो हथियार होता है वो OH- आयन होता है जो किसी अम्ल को मारता है। तो ये अम्ल कितने क्षारों को मारेगा? जितने इसके पास H+ होंगे, इसलिए इसे अम्ल की क्षारकता कहते हैं। और क्षार की अम्लता, क्षार कितने अम्लों को मारेगा यानी कि क्रिया करेगा, वो इसकी अम्लता कहलाती। तो यहाँ पे ऐसे जो क्रिया में भाग लेने वाले किसी भी क्षार, हम यहाँ पे बात करेंगे किसी क्षार में उपस्थित OH- आयन जो क्रिया में भाग लेते हैं, जो क्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे ही ऊपर भी लिख सकते हैं, उन्हें क्षार की अम्लता कहते हैं। क्षार की अम्लता कहते हैं। मतलब क्षार वही होते हैं जिनमें OH- आयन होते हैं। चलो एक उदाहरण तो इसका भी देख लें। जैसे NaOH है, Na का होता है 23, O का होता है 16 और H का होता है 1। OH एक ही है, तो इसकी अम्लता कितनी हो गई? 1। तो इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो ही इसका तुल्यांकी बाहर हो जाएगा। हम EQ निकाल रहे हैं, ये कैसे भूल सकते हैं? तो ये हो जाएगा 23 और 1 24, 24 यहाँ पे लिखेंगे तो 0, और 2 और 1 3 1 4 40, 6 3 9 1 10, 2 1 3 1 40 बटे 1 मतलब 40। परंतु हम एक और क्षार ले लेते हैं, एक और यहाँ पे क्षार लेते हैं, वो है आपका AlOH होल थ्राइस। दिख के समझ में आ गया होगा, इस क्षार की अम्लता 3 है क्योंकि इसके पास 3 OH आयन है। तो एल्युमिनियम का 27 होता है, OH प्लस O का 16, इसका 1 × 3/3। देखो 3 से ये दोनों काट सकते, 3 नाम 27, 3 एकम 3, क्योंकि ये जुड़ रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या बचेंगे? 9 + 17, 16 और 1 17, और ये हो जाएंगे 26। तो AlOH3 का जो तुल्यांकी भार है वो हो गया 26। अब तुल्यांकी भार से ग्राम तुल्यांकी भार हमें निकालना है। तो अब वो निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो हम यहीं लिख दे रहे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी यौगिक का, किसी भी अम्ल का, किसी भी क्षार का दिया गया द्रव्यमान बटे इक्विवेलेंट द्रव्यमान। मतलब जो हमने निकाला है उससे, मान लो कोई जैसे AlOH3 है, ये आपको दिया है 20 ग्राम, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? 20 आपको दिया है और इसका तुल्यांकी भार आया है 26, ये आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास आपको समझ में आ गया है। हम एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं। देखो आपको पता है कि किसी भी बिलियन में यदि विलय की मात्रा ज़्यादा है विलायक की तुलना में, तो वो सांद्र होता है।
तो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दे दिया आपको कि आपके पास दो सॉल्यूशन है बराबर, बिल्कुल बराबर हैं, और एक की शक्ति है 1 मोलर। मतलब एक सॉल्यूशन ए है, समझना बहुत जरूरी है। जो हमारे पास ए बिलियन है उसकी शक्ति है 1 कैपिटल एम, मोलरता 1 है। कैपिटल एम लिखेंगे तो मोलरता 1 है। एक बी बिलियन है और उसकी शक्ति है 1 नॉर्मलता, उसकी नॉर्मलता 1 है। तो इनमें से कौन सा बिलियन सांद्र होगा और कौन सा बिलियन तनु होगा, ये बात आपको समझनी है और बतानी है। तो आपको मालूम है कि मोलरता बराबर हो जाएगी, मोलरता बराबर हो जाएगी मोल यानी NB/V, और भी हम लीटर में भी लिख दें यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें तो करना है, लैब में तो कर नहीं रहे हैं। तो मान लो ए बिलियन है किसका, मान लेते हैं हम कि ये बिलियन H2SO4 का है, ये भी H2SO4 का है। तो ध्यान से देखना, H2SO4 का है 1 मोलारिटी है, मतलब 1 मोल घुला है। NB = कितना है, 1 मोल, 1 मोल है। और नॉर्मलता में देखो, ये ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक बटे आयतन तोता है, और यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट भी उन्होंने क्या बोला है, 1 है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं। अब आप H2SO4 के मोल देखो कि कितने आ रहे हैं, तो हमें 1 मोलर है, मतलब 1 मोल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 98/98 तभी तो आएगा, दिया गया द्रव्यमान बटे परमाणु आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान 98 है, जब तक हम उसका मास 98 नहीं लेंगे, जब तक 1 मोल नहीं आएगा। तो 1 मोल लाने के लिए जितना परमाणु भार या अणु भार होता है उतना ही ले लेते हैं। ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो दिया गया द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान। तो H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान निकाला था 49, हमें तो 1 चाहिए, तो 49 तो इसका तुल्यांकी द्रव्यमान था, तो दिया गया द्रव्यमान भी 49 ही चाहिए, क्योंकि जब ही ये कटेगा तो ये आएगा। मतलब इस बिलियन में 98 ग्राम H2SO4 है 1 लीटर में, और इस बिलियन में 49 ग्राम H2SO4 है, और वो भी 1 लीटर में। मतलब ऊपर वाले में विलेय की मात्रा ज्यादा है। आपको बात समझ में आनी चाहिए कि यदि 1 मोलर है मतलब NB 1 है, आयतन भी 1 है, पर लीटर तो होता ही है। तो NB का मतलब क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे परमाणविक द्रव्यमान। तो परमाणविक द्रव्यमान 98 है, तो हमें 98 ही ग्राम लेना पड़ेगा H2SO4, जब भी तो 1 होगा। तो 1 मोल चाहिए, 1 मोल में 98 ग्राम ही तो लेते हैं, तो 98 ग्राम इसमें घुलेगा, तब 1 मोलर सोल्यूशन आएगा, इसकी मोलरता 1 होगी। परंतु जब हम नॉर्मलता की बात करते हैं तो दिया गया द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान, और H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान तो हमने 49 निकाला है, तो दिया गया द्रव्यमान भी हमें 49 ही तो लेना पड़ेगा, तभी तो वो 1 होगा, क्योंकि इन्होंने दिया है 1 नॉर्मल। तो ये इसमें H2SO4 यानी कि विलेय कम है और इसमें विलेय ज्यादा है। मतलब ऊपर वाला बिलियन कैसा हो गया, सांद्र, क्योंकि विलेय की मात्रा ज्यादा है, और नीचे वाला बिलियन कैसा हो गया, तनु, क्योंकि विलेय की मात्रा कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो कि आप लोगों ने समझी। अब हम यहाँ पे, शक्ति तो नहीं है, ये एक अनुपातिक चीज है, एक अनुपातिक गणना है, और उसे हम बोलते हैं मोल प्रभाज। हम बात कर रहे हैं मोल प्रभाज की, कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। ये एक तुलना है, एक अनुपात है। बिलियन के घटक
विलेय और विलायक होते हैं। हम यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं किसी भी विलयन के घटक। तो क्या क्या हो गए, विलेय जिसे कि हम बी बोलते हैं तथा विलायक। तो मोल प्रभाज हमें दो तरीके से निकाल सकते हैं। विलायक को ए बोलते हैं, तो यहां पे लिखेंगे एक घटक, कोई भी एक घटक का मोल प्रभाज। समझना है ये बात, कोई सा भी एक घटक का लेते हैं, एक घटक का मोल प्रभाज मतलब उस घटक के मोल बटे बिलियन के मोल, पूरे मोल बिलियन के मोल। और बिलियन में क्या क्या है, ये दो घटक हैं। तो अब हम यहां पे बोलें, अब हम यहां पे लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज। एक घटक हो गया ना, विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय को मोल प्रभाज को लिखेंगे एक्स बी। तो विलेय के मोल यानी कि एन बी, मोल को एन से प्रदर्शित करते हैं, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं ये। तो यहां पे हम बोलते हैं एन बी, और बिलियन में तो ए और बी दोनों है, तो एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। मतलब विलेय के मोल बटे बिलियन के मोल, पूरे बिलियन के मोल चाहिए तो विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल को हमें जोड़ना पड़ेगा। ये मोल प्रभाज होता है, कोई यूनिट नहीं होती है इसकी, क्योंकि ये अनुपात है और शुद्ध अनुपात है। अच्छा, ऐसे ही यदि हमें लेना है विलायक का मोल प्रभाज, चलिए विलायक का मोल प्रभाज लेते हैं। तो विलायक का मोल प्रभाज को एक्स ए लिखेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, विलायक के मोल बटे बिलियन के मोल, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। ये बिलियन के मोल हो गए। मान लो एक इमेज करो, यदि हमें बिलियन का ही लेना होता तो बिलियन का मोल प्रभाज, तो बिलियन के मोल मतलब जिसका भी लेना होता है उसी के मोल लेते हैं अपान बिलियन के मोल। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, तो बिलियन का मोल प्रभाज तो 1 होता है, क्योंकि बिलियन के मोलों से बिलियन के मोलों की ही तुलना की जाती है। तो ये हमारे पास हो गया है मोल प्रभाज। अब हम दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल यहाँ पे करते हैं, फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये हैं वो दो सिंपल से न्यूमेरिकल जिन्हें हमें सॉल्व करना है। नीचे वाले को हमने 1 नंबर दिया क्योंकि हम इसे पहले सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को 2 दिया है। ये देखिए, NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता का परिकलन कीजिए जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया हो, ताकि विलयन के 250 ml प्राप्त हो सकें। मतलब हमें NaOH कितना दिया है, NaOH दिया है 4 ग्राम, और विलयन दिया है, विलयन का आयतन ये हमें दिया है 250 ml। ये भी होता है। अब NaOH के मोल चाहिए, क्योंकि मोलरता यदि हमें निकालना है, तो n NaOH चाहिए बटे विलयन का आयतन यदि ml में है, जो कि है, तो गुणा 1000 भी हो जाएगा इसमें। अब NaOH निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, NaOH बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो आणविक हमें पता करना पड़ेगा। तो NaOH तो दिया गया कितना है, 4 ग्राम, लिख दो यहाँ पे 4 ग्राम। और आणविक द्रव्यमान NaOH का, Na का होता है 23, O का होता है 16 और H का होता है 1। तो 23 प्लस 16 प्लस 1, 6 और 1 7 3 10, ये हो जाएगा 4 बटे 0, 2 और 1 3 40, तो 4 बटे 40, तो 1 बटे 10। तो ये हमारे पास हो गया NaOH। रख दो इसमें, मोलरता लिखेंगे तो NaOH का मतलब 1 बटे 10 गुणा 1000 बटे कितना हो जाएगा 250। इस 10 से ये 0 कैंसिल हो गई, बराबर हो जाएगा 100 बटे 250। इससे ये कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10
पचम 25 और ये हमारे पास आ जाएगी 0.4 कैपिटल एम। मोलरता को आप कहाँ से लिखते हो? कैपिटल एम से। तो ये हमने इसकी मोलरता ज्ञात कर ली। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें पता करना पड़ता है जो विलेय है उसके मोल, तो उसका दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, ये हमने किया तो हमें मोल मिल गए थे। चलो दूसरा अच्छा न्यूमेरिकल है जिसमें हमें बहुत सी चीज़ें पता करनी पड़ेंगी और आपको कुछ नई जानकारी भी मिलेंगी। तो ये हमने पहला कर लिया है, अब हम दूसरा वाला करेंगे। देखिए क्या दिया है इन्होंने, 3 मोलर NaCl बिलियन का घनत्व तो 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इस बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो मोललता स्मॉल n मतलब NB/WA, और यदि ये ग्राम में है तो गुणा 1000 हो जाएगा। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। तो अब देखो 3 मोल NaCl दिया, मोल का मतलब होता है मोल प्रति लीटर, मतलब सीधी सी बात है कि 1 लीटर में NaCl के 3 मोल घुले हैं, मतलब 3 मोलर, मोलरता दी है 3 मोलर NaCl का मतलब होता है कि 1 लीटर बिलियन में NaCl के 3 मोल हैं। ठीक है, तो NaCl का 1 मोल कितना होता है? 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? जितना उसका आणविक द्रव्यमान होता है, पढ़ा है हमने। तो ये हो जाएगा 23 + 35.5, इन्हें जोड़ दो तो 58.5, ये 1 मोल। अब चूंकि 3 मोल है तो 3 मोल NaCl का द्रव्यमान, NaCl का द्रव्यमान कितना हो गया? वो द्रव्यमान हो गया 3 × 58.5। तो साल करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24 और 1 × 25, 3 × 5 = 15, 16, 17, 175.5। ये हमें 3 मोल इसका द्रव्यमान मिल गया है। चलिए ठीक है, NaCl का हमें द्रव्यमान मिल गया 3 मोल का। अब बिलियन 1 लीटर है, तो बिलियन कितना हुआ? बिलियन बराबर 1 लीटर। क्यों भैया? क्योंकि इन्होंने 3 मोलर दिया है, मोलरता 3 दी है, तो 1 लीटर में घुला है, और 1 लीटर को हम क्या बोल देते हैं? 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर को बोल देते हैं हम 1000 मिलीलीटर। हमारी बात समझ में आई आपको? तो 1000 मिलीलीटर हो गया। ओके, अब हमें तो भार चाहिए, विलायक का भार चाहिए, तो हमें घनत्व दिया है, पता है। यहां पे बिलियन का भार निकालेंगे ना, बिलियन का भार बराबर हो जाएगा बिलियन का आयतन गुणा उसका घनत्व। घनत्व बराबर नहीं होता बिलियन का भार बटे बिलियन का आयतन। तो बिलियन का भार निकल रहा है, बिलियन का आयतन है 1000 और इसका घनत्व है 1.25। तो जब 1000 का 1.25 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1250 ग्राम, और ये आपको मिल गया बिलियन का भार। तो बिलियन में होते हैं क्या? विलेय प्लस विलायक। मतलब सीधी सी बात यह है कि हम यहाँ लिखें कि बिलियन का भार बराबर होता है विलेय का भार प्लस विलायक का भार। दोनों मिक्स होते हैं, दोनों का मिश्रण ही तो होता है। यदि हमें विलायक का भार चाहिए तो विलायक, जो कि हमें चाहिए क्योंकि यहाँ विलायक चाहिए, विलायक का भार बराबर हो जाएगा ये बिलियन का भार माइनस विलेय का भार। और विलेय का भार तो हमने निकाल लिया है, विलेय का भार हम निकाल चुके हैं। विलेय का भार इतने ग्राम हैं, ग्राम में आएगा। तो हम यहाँ पे निकाल दें विलायक का भार। विलायक
का भार, ये WA होता है जो कि हमें यहाँ पे चाहिए। तो ये हो जाएगा 1250 माइनस ये 175.5, और यदि से सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ गया, ये 9 4 बचे, और यहाँ पे हमारे क्या बचे थे 4, तो 14 में से 7 आ गए, और यहाँ पे कितने बचे 010, इतना ग्राम हो गया, ये WA आ गया। अच्छा 3 मोल तो हमें दिए ही हैं, अब हम इसे इधर सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें मोललता चाहिए M = NB। NB तो दिए ही हैं 3 मोल। ये भार तो हमने ये ब्लैक का भार निकालने के लिए निकाला था, तो M = 3 अपान वो कितना आया 1074.5 और गुणा 1000 का गुणा तो करना पड़ेगा क्योंकि ये ग्राम में आया है। तो यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.79 मोलल, ऐसे लिखते हैं स्मॉल m मोलल। बोलते सुन लो, यदि यहाँ पे लिखा है XM तो हम बोलेंगे x मोलल, इसे बोलते हैं मोलल, और यदि यहाँ पे लिखा होता है X कैपिटल M तो इसे बोलते हैं मोलर। तो मोलर बोलेंगे यानी मोलरता बोलेंगे, मोलल बोलेंगे यानी कि मोललता बोलेंगे। अब इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक है वो है मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं हम।